गुड मॉर्निंग सभी को। ए टू जेड क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज से हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग इसमें पहला लेसन का एनालिसिस करने वाले हैं। फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। यहीं से फिजिक्स का कारवां स्टार्ट होगा जो आगे चलकर तरंग तक चलेगा। ठीक है, 15 लेसन पढ़ने हैं फिजिक्स में, जो पहला लेसन भौतिक जगत और लास्ट है आपका तरंग। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले थोड़ा बात कर लें कि किस प्रकार से स्ट्रेटजी को अपनाना है फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि किसी एक्स्ट्रा प्रकार के एक्टिविटीज़ मत अपनाइए। एनसीईआरटी बुक को रखिए और एनसीईआरटी में जितने भी कंटेंट दिए हुए हैं आप उसको कंप्लीट कीजिए। इनफ है आपको बेहतर तैयारी के लिए, वो चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स 11th चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, ये पहला लेक्चर आपके सामने है। और आज हम लोग पूरी तरीक़ा से जान लेंगे कि आखिर फिजिक्स क्यों आवश्यक है, फिजिक्स पढ़ना क्यों आवश्यक है, और फिजिक्स आखिर केमिस्ट्री के कंपैरिजन में एक्साइटमेंट वाला सब्जेक्ट क्यों है। आज हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। और फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स से पहले हम लोग साइंस भी देखेंगे कि साइंस क्या होता है, साइंस को कितने वर्गों में बांटा गया है, और ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंतर्गत कितने टॉपिक को पढ़ना रहता है और फिजिक्स के कितने टाइप होते हैं। आज के क्लास में हम लोग इन बातों को एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इससे क्या होगा कि आपको नोट्स बनाने में सहूलियत होगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके, अब मैं बारी बारी से एक एक टॉपिक को एनालिसिस करने वाला हूं आपके सामने। एकदम ध्यान से कॉपी कलम लेकर बैठें और जो भी आपका डाउट होगा और या जो भी आपका समस्या होगा इस वीडियो से रिलेटेड, मैं कमेंट बॉक्स में नंबर दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट करें, बिल्कुल फ्री आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। तो चलिए, आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टाइटल है 1.1 भौतिकी क्या है। अच्छा से समझिएगा भौतिकी क्या है। और मैं एक बार बता देता हूँ कि यदि इस चैनल से आप यदि पढ़ रहे हैं और इस प्रकार से आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमें नहीं लगता है कि किसी और चैनल को आपको विजिट करना पड़ेगा, और दूसरा कोचिंग भी आपको, ऑफलाइन कोचिंग भी आपको ज्वाइन करना होगा। यदि आप ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको मैं कांटेक्ट दे रहा हूँ, वहाँ से कांटेक्ट कीजिए, आपको एड्रेस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भौतिकी क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स से पहले जानना है कि साइंस क्या होता है। ठीक है, तो ये तो जो बेसिक बातें हैं अभी तक विद्यार्थी को पता भी होगा, लेकिन जिसको पता है वो भी पढ़ें और जिसको नहीं पता है वो भी पढ़ें। जिसको पता है और एक्स्ट्रा जानकारी लेने का प्रयास करें कि साइंस का हिंदी क्या होता है, विज्ञान। और ये जो साइंस जो शब्द है ना, लैटिन शब्द सिंटिया से बना है। किससे बना है? सिंटिया एक लैटिन शब्द है, सिंटिया से बना है। और यदि इसका हम लोग अर्थ की बात करें, अगर इसकी मीनिंग की बात करें कि सिंटिया का मीनिंग क्या होता है, तो सिंटिया का मीनिंग होता है जानना। मतलब कि साइंस जो है एक प्रकार का जानना ही होता है। अगर जानना नहीं होता तो देखो, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और आप घर से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? साइंस है। आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले साइंस का डेवलपमेंट में हुआ क्या, पहले ये भी समझिए कि कोई भी बात को पहले विचार किया जाता है। अगर साइंस डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, पहले इस चीज़ को भी आप समझना है आपको कि साइंस डेवलपमेंट कहाँ से हुआ। तो किसी भी चीज़ का जब डेवलपमेंट होता है तो उसके बारे में पहले विचार किया जाता है, सोचा जाता है। जैसे अभी देखो 5G यहाँ पर पदार्पण करने वाले हैं हमारे भारत में, तो 5G के बारे में पहले सोचा गया होगा। तो साइंस में सोचने का जो कंटेंट, अभी मैं आपको बता रहा था कि साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ तो पहले इसके बारे में विचार किया जाता है कि 5G क्या होगा। भाई 5G का
दुष्प्रभाव क्या होगा, 5G को लोग कैसे उपयोग करेंगे, और उसके बाद आता है प्रयोग। जैसे अभी टेस्टिंग चल रहा है, कोरोना का जब सेकेंड वेव आया तो लोग कहने लगे कि 5G का टेस्टिंग हो रहा है, मतलब कि उसका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले साइंस में आता है एक शब्द विचार, और विचार को ही साइंस में कहते हैं अवलोकन। तो सबसे पहले मानव द्वारा अवलोकन किया जाता है, और फिर परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद जो क्रमबद्ध आपके पास नॉलेज आता है, जो सुव्यवस्थित नॉलेज आता है, उसी को हम लोग साइंस कहते हैं। तो आइए साइंस का डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है देख लीजिए कि मानव द्वारा अवलोकन तथा, देखिए अवलोकन का मतलब क्या होता है, विचार करना। ठीक है, उसके बाद तथा प्रयोग, प्रयोग मतलब परीक्षण करना, टेस्ट करना के आधार पर, उसी के बेस पर क्रमबद्ध मतलब कि क्रमणानुसार। देखिए साइंस का डेवलपमेंट क्या होता है, क्रमणानुसार होता है। ऐसा नहीं पहले देखो 2G 3G 4G 5, मतलब क्रमणानुसार चलता है। ठीक है, सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, लेकिन आपको जानना है कि अबाउट साइंस क्या होता है, क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है जानना। साइंस का मतलब क्या, जानना। तो आपको जानना है, हर बातों को जानना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी कंटेंट हैं वो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जानना है। एनसीईआरटी में जितने भी कंटेंट दिए हुए हैं आपको पढ़ना है, तभी बेहतर तैयारी हो पाएगा। 11th को हल्का में विद्यार्थी लेते हैं, सेकेंड ईयर में जाकर फंस जाते हैं। ठीक है, मेरा 11 साल का अनुभव है, मैं देख रहा हूं बहुत नज़दीक से कि 11th क्लास को लोग हल्का में लेते हैं और सेकेंड ईयर में जाकर वो टेंशन में हो जाते हैं कि हमने क्या किया। तो आपके पास समय है, आप शुरू से ही एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नीट वाले के लिए अभी से ही आप बेहतर प्लानिंग के साथ चलें तो सेकेंड ईयर में बहुत ईजी हो जाएगा आपका साइंस स्ट्रीम। तो आइए बात करते हैं कि साइंस को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर नहीं लिखा हुआ है कि साइंस को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटते हैं। एक फिजिकल साइंस होता है और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस होता है। फिजिकल साइंस मतलब भौतिक विज्ञान और बायोलॉजिकल साइंस मतलब जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को 2 वर्गों में रखा गया है, या 3 वर्गों में, या 4, आप जितना टाइप बना लो। अब यहां पर हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स को स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, भौतिक विज्ञान होता क्या है पहले मैं आपको बता दूं। तो वैसे विज्ञान जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि नॉन लिविंग सब्सटेंस के बारे में स्टडी करना है। जैसे मान लो कि करंट के बारे में ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो करंट किसी का जान ले सकता है, लेकिन उसमें जान नहीं है। ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, बल्ब के बारे में करने वाले हैं, फैन के बारे में करने वाले हैं स्टडी। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो नॉन लिविंग सब्सटेंस हैं, निर्जीव वस्तु हैं। तो निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ऐसे आप समझिए, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आता है। ये सब चीज़ सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, लेकिन हम लोग आज के सेशन में फिजिक्स का स्टडी करने वाले हैं। अब चलो, जीव विज्ञान में भी 2 पोर्शन है, बॉटनी है, जूलॉजी है। ठीक है, जियोलॉजी अलग होता है, जूलॉजी अलग होता है। वनस्पति विज्ञान, ठीक है, और जंतु विज्ञान वो बायोलॉजी का सेक्शन है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के बारे में और भौतिक विज्ञान में फिजिक्स के बारे में। तो आइए फिजिक्स जानते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। भौतिकी, इसे वेदों में प्राकृतिक कहा गया है। फिजिक्स को वेद, आप जानते हैं वेदों की चर्चा, जो जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी होते हैं वो वेद वगैरह के ज्ञान रखते हैं। यजुर्वेद क्या होता है, अथर्ववेद क्या होता है, सामवेद क्या होता है। तो वेदों में ये फिजिक्स की चर्चा किया गया है, भौतिकी की चर्चा किया गया है, उसका अर्थ निकाला गया प्राकृतिक। अच्छा, प्रकृति क्या होता है पहले ये भी समझ लीजिए। मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल देता हूं कि प्रकृति एक प्रकार का ईश्वर ही है।
जिस प्रकार से आप एक सीरियल वगैरह में देखते हैं कि प्रलय आ जाता है, ठीक है, ऐसे भगवान करते हैं तथास्तु, प्रलय आ गया, बिल्डिंग बन के तैयार हो गया। आज के डेट में भी मॉडर्न कल्चर में भी ये देखा गया, भूकंप आ गया, तबाही आ गया। कल के डेट में हम वहाँ पर घूमने गए थे, एक पहाड़ था और फिर कुछ वर्षों के बाद गए तो वहाँ पानी हो गया। तो ये सब किसका कमाल है? प्रकृति का कमाल है। तो वेदों में फिजिक्स को प्राकृतिक कहा गया। अच्छा, जो फिजिक्स है वो ग्रीक शब्द, एकदम याद रखेंगे, ग्रीक शब्द फूसिस से बना है। किससे बना है? फूसिस, एकदम याद रखेंगे। फिजिक्स जो है वो ग्रीक शब्द फूसिस से बना है और फूसिस का मतलब क्या होता है? प्रकृति। तो इससे बातें स्पष्ट हो गई कि फिजिक्स के अंतर्गत प्रकृति में हो रहे विभिन्न प्रकार के घटनाओं का स्टडी करना है आपको, क्योंकि फूसिस से बना फिजिक्स, या फिजिक्स किससे बना है? फूसिस से बना है। और फूसिस का मीनिंग ही क्या होता है? प्रकृति। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ भौतिक विज्ञान की वह शाखा भी लिख सकते हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञान किसका टाइप है? विज्ञान का टाइप है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना है। देखिए, प्रकृति का तो अध्ययन करना ही है, साथ ही साथ प्रकृति में घटित होने वाले जितने प्रकार के घटनाएं हैं, जैसे अभी अगर हम यहाँ पर इस बोर्ड द्वारा चिपक गए तो ये भी एक क्या है? प्राकृतिक घटना है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखिए यहाँ पर मार्कर चिपका हुआ है, ये भी एक प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो प्रकृति में, प्रकृति का तो स्टडी करना ही है और प्रकृति में हो रहे विभिन्न प्रकार के घटनाओं का भी आपको स्टडी करना है। किस ब्रांच के तहत? फिजिक्स ब्रांच के तहत घटनाओं का अध्ययन करना है तथा उनकी व्याख्या की जाती है। क्या कहलाएगा? भौतिकी कहलाता है। बहुत सारे डिफिनेशन फिजिक्स का दिए जा सकते हैं कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों के बारे में जानना है। उसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, उसके बारे में स्टडी करना है। या आप फिजिक्स का ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा और द्रव्य, द्रव्य को आप पदार्थ भी बोल सकते हैं। देखिए, एक द्रव्य होता है और दूसरा द्रव होता है। द्रव मीन्स तरल पदार्थ होता है और द्रव्य किसको बोलते हैं? पदार्थ को बोलते हैं। ठीक है, याद है आपको? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा के बीच पारस्परिक संबंधों के बारे में चर्चा करना है। देखिए, आइंस्टीन ने क्या बताया कि द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंध E बराबर mc²। अभी तक पता होगा सबको या नहीं भी पता होगा। तो E बराबर mc² में उन्होंने ये बताया कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं हैं। अलग अलग इसलिए नहीं हैं क्योंकि ऊर्जा को रूपांतरित द्रव्य में किया जा सकता है और द्रव्य का रूपांतरण ऊर्जा में किया जा सकता है। आगे चलकर अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो फिजिक्स का एक और आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, यदि कॉपी कलम आपके पास है तो आप लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा चर्चा द्रव्य की कर लें, ठीक है, या पदार्थ। देखिए, द्रव्य या पदार्थ की कर लें और ऊर्जा। द्रव्य या पदार्थ होता क्या है? जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है या जिसमें आयतन होता है। देखिए, जिसमें आयतन होता है भी आप कह दीजिएगा तो आयतन क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाई इज कॉल्ड वॉल्यूम। जो स्थान घेरता है, एक पदार्थ जितना स्थान छेक लिया वो उसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। जिसमें द्रव्यमान होता है या जिसमें वॉल्यूम होता है, जो स्थान छेकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। अच्छा, द्रव्य की एक और चर्चा कि द्रव्य को आखिर द्रव्य ही क्यों कहते हैं, पदार्थ को आखिर पदार्थ ही क्यों कहते हैं। देखिए, उस सब में प्रॉपर्टीज होता है। अगर क्लास का कोई विद्यार्थी है, तेज है, तो आखिर उसको तेज क्यों कह रहे हैं? रीजन है कि वो टेस्ट में ज्यादा नंबर लाता है, सबसे पहले होमवर्क करके लाता है, CW सबसे पहले दिखाता है, तो उसके अंदर ऐसा प्रॉपर्टीज है, उसके कारण उसको हम लोग तेज विद्यार्थी की संज्ञा दे रहे हैं। तो यहां भी पदार्थ को पदार्थ ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी दुनिया में सब्सटेंस हैं वो एक दूसरे पर बल आरोपित कर सकते हैं,
फोर्स को मतलब क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मार्कर है, इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये मार्कर है, इस पे फोर्स लगा रहा है। अगर ये ज्यादा वेटेड होता तो मेरा हाथ नीचे चला जाता। तो प्रत्येक पदार्थ में जो है एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जिसके कारण वह पदार्थ कहलाता है, वह प्रॉपर्टीज है फोर्स का, याद रखेंगे आप। चलिए उसके बाद आता है ऊर्जा, कि ऊर्जा क्या होता है। तो कार्य करने की जो क्षमता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। या कार्य करने का जो परिमाण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा। देखिए कार्य ऊर्जा शक्ति एक लेसन भी आपको यहीं पर आपको मिलेंगे फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में ही। और द्रव्य की चर्चा बहुत पूरा डीप में किया गया है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पहला लेसन में आपको पूरी तरीका से बेसिक केमिस्ट्री से दर्शन होगा, ठीक है। आइए आइंस्टीन के समीकरण की चर्चा करते हैं, E बराबर mc², ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आप याद रखेंगे, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच उन्होंने क्या रिलेशन दिया, E बराबर mc²। तो E क्या होता है, E होता है ऊर्जा, M क्या होता है द्रव्यमान, और C क्या होता है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको भी आपको याद रखना है, बहुत सारे विद्यार्थी को याद भी होगा। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, आप याद रखेंगे। अच्छा, इन्होंने क्या कहा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में, कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है या ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में कैसे बदला जाएगा। तो जैसे लकड़ी को आप जला दीजिए तो उसमें बदल जाएगा। आपके घर में गैस सिलेंडर होगा, ठीक है, 14.5 kg का, और कुछ दिन के बाद आप जाओ तो बर्नर के सहायता से वो तो खत्म हो जाता है फिर गैस, तो ऊर्जा में मतलब उष्मा के रूप में बदल गया। अब बात करते हैं कि ऊर्जा को द्रव्यमान में कैसे बदला जाएगा, ठीक है। तो आगे चलकर आप देखेंगे फोटोन। तो फोटोन क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा को द्रव्यमान में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि फोटोन क्या होता है। तो फोटोन जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है एनर्जी, तब उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन के माध्यम से, मतलब फोटोन के द्वारा जो हम लोग फिर से जो है, अच्छा, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है, याद रखेंगे आप, रेस्ट मास उसको 0 होता है। और फोटोन के द्वारा ही हम लोग पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, कण के रूप में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि फोटोन के द्वारा उत्पत्ति होती है, किसको उत्पत्ति होती है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं लेकिन बता देता हूं कि पॉजिट्रॉन की चर्चा कर लेते हैं कि पॉजिट्रॉन क्या है। सर हम तो इलेक्ट्रॉन का नाम सुने हैं, प्रोटॉन का नाम सुने हैं, न्यूट्रॉन का नाम सुने हैं, परमाणु में उपस्थित होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन भी होता है जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स है। आप हिंदी में बोल सकते हैं प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन। अच्छा, प्रतिकण का मतलब क्या हुआ, उसका उल्टा। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है तो पॉजिट्रॉन पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। तो फोटोन के द्वारा पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। तो यहां हमको देखने को क्या मिला कि ऊर्जा को फिर से द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, फिर से यदि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर आपस में मिल गए तो फिर से फोटोन का निर्माण कर लेंगे। यह घटना कहलाता है युग्म उत्पादन। सेकेंड ईयर में जब हम लोग न्यूक्लियाई तथा एटम तथा न्यूक्लियाई फिजिक्स में जब लेसन पढ़ेंगे तो इसका डिटेल्स में चर्चा किया जाएगा। तो आर यू रेडी? फर्स्ट स्लाइड आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का अगर आपको क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आइए 1.2 बात करते हैं, भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। देखिए भौतिकी का प्रयोजन, आप क्यों भौतिकी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका प्रयोजन क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका मतलब मिशन क्या है पढ़ने का फिजिक्स। और फिजिक्स जो है उत्तेजना का सब्जेक्ट क्यों है, फिजिक्स में आखिर एक्साइटमेंट क्यों आता है, ये भी आपको जानना है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, इंग्लिश में देखिए स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स कितने टाइप से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स 2 टाइप से होता है। पहला होता है टाइप क्लासिकल फिजिक्स
और दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स जैसे नाम से भी आपको जैसे दिमाग में घूम रहा होगा कि क्लासिकल डांस, तो क्लासिकल डांस अब आ गया ब्रेकअप डांस, हिप हॉप डांस। तो क्लासिकल नाम से ही पता चल रहा है कि पुराना के बारे में हो रहा है, ठीक है। मतलब कि लेटेस्ट फिजिक्स की चर्चा इसमें नहीं होती है, लेटेस्ट फिजिक्स की चर्चा मॉडर्न में होती है। क्लियर है। तो सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे चिर सम्मत भौतिकी। हिंदी में देखिए चिर सम्मत भौतिकी, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पिंडों और कणों की गति। देखिए पिंडों और कणों की गति, आप यहीं पर समझ लीजिए कि सर पिंड और कण में क्या डिफरेंस है। तो पिंड जो होता है ना वो बड़ा होता है, स्थूल होता है। पिंड क्या होता है, बड़ा होता है। और कण को हम लोग सूक्ष्म बोलते हैं, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म की चर्चा तो मॉडर्न फिजिक्स में करना है, लेकिन हम इसे सूक्ष्म बोल सकते हैं। सूक्ष्म मतलब कण जो होता है ना वो छोटा होता है, आप याद रख सकते हैं। और छोटा कण को चर्चा करना है हमें क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत, और अति सूक्ष्म कणों की चर्चा किसमें करना है, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं कि पिंडों और कणों की गति एवं उनके विभिन्न स्थितियों में उनके व्यवहार का अध्ययन करना है। ठीक है, मतलब कि पिंड और कणों का विभिन्न स्थिति क्या है तथा उनका बिहेवियर क्या है, इसके बारे में स्टडी करना है। और कण का मतलब क्या होता है, छोटा। मैं आगे लिख भी दिया हूं, कण का मतलब क्या होता है, छोटा। और इसकी तुलना किससे करना है, प्रकाश की चाल की तुलना में, प्रकाश की चाल से गति की तुलना करना है। और यदि ये पूछा जाए कि प्रकाश की चाल की तुलना में क्या इसकी गति कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसकी तुलना में कण और पिंड का जो गति होता है बहुत ही कम होता है, अत्यधिक कम होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन अति सूक्ष्म की जब बात होगी, जब अति सूक्ष्म की बात होगी तो वहां जो है समतुल्य होगा। आगे चलकर देखेंगे। अब आइए चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत ही आपको सबसे पहला टाइटल पढ़ना है मैकेनिज। क्या पढ़ना है, मैकेनिज, यांत्रिकी पढ़ना है। तो यांत्रिकी एक टॉपिक भी है, यांत्रिकी के अंतर्गत बहुत सारे लेसन आ जाते हैं। मतलब एक ऐसी विज्ञान की शाखा जिसमें गति से संबंधित आपको अध्ययन करना है, गति से रिलेटेड आपको स्टडी करना है। तो यांत्रिकी मतलब कि न्यूटन के नियमों का अध्ययन करना है, और उसी के आधार पर, देखिए न्यूटन के नियमों का अध्ययन करना है और उसी के आधार पर कणों की गति का अध्ययन करना है। इसमें पार्टिकल्स के मोशन के बारे में चर्चा करना है। अच्छा, किस प्रकार के पार्टिकल्स, छोटा पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, मतलब कि अति सूक्ष्म नहीं, छोटा के गति, छोटा कणों के गति का अध्ययन आपको करना है मैकेनिज के अंतर्गत। क्लियर है। अच्छा, इसमें देखिए सरल रेखीय गति के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, घूर्णन गति के बारे में भी चर्चा करेंगे, और विभिन्न प्रकार के गति आपको आएगा। तो इसकी चर्चा मैकेनिज के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आइए उसके बाद चर्चा करते हैं थर्मोडायनेमिक। अब इसी के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक आता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक का हिंदी होता है ऊष्मागतिकी। क्या होता है, ऊष्मागतिकी। अब ऊष्मागतिकी में क्या क्या पढ़ना है, ये चीज देखते हैं। ताप, टेम्परेचर, बड़ा टी लिखते हैं, दाब, प्रेशर, आयतन भी। देखिए ध्यान से, अगर टेम्परेचर, दाब और आयतन एक सिस्टम में हैं और उस सिस्टम की स्थिति का यदि स्टडी करना है, तो जिस ब्रांच के तहत स्टडी करना है उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी। ठीक है, यहां पर ऊष्मागतिकी दोनों में पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत ही आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। तो विद्युत चुंबकत्व में विद्युत धारा का प्रवाह पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं विद्युत धारा का प्रवाह से पहले आवेश जानिए कि आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण है कि
किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुणधर्म है जो विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है या चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, तथा इसे फील भी कर सकता है, तथा इसे अनुभव भी कर सकता है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अच्छा, ऋण आवेश किसे कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, मतलब कि ऋण है पहले से और आ गया इलेक्ट्रॉन और आ गया तो वो ऋण आवेश कहलाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसमें मतलब माइनस चार्ज की कमी हो, उसे कौन सा चार्ज कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, धन आवेश कहेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि विद्युत धारा का प्रवाह, तो कह रहा है कि विद्युत धारा का प्रवाह जब आवेश जो है रेस्ट में रहता है तो विद्युत क्षेत्र को क्रिएट करता है, लेकिन आवेश का जब प्रवाह होने लगता है, आवेश का जब ट्रैवलिंग होने लगता है, फ्लो करने लगता है जब चार्ज, तो उस स्थिति में अपना वो इफेक्ट प्रदर्शित करता है। उसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहां से उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो याद रखेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह इसी के अंतर्गत पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से, मैक्सवेल ने बताया, आपको यहाँ सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक लेसन पढ़ना है, उसमें मैक्सवेल ने बताया कि यदि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो उसके माध्यम से हम विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत पढ़ना है, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत। आइए बात करते हैं तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि। देखिए, लास्ट लेसन जब फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो ये चीज आपको मिलने वाला है। वेव मैकेनिज्म और साउंड के बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें ध्वनि तरंगों के बारे में पढ़ना है, प्रगामी तरंगों के बारे में पढ़ना है जो आगे की ओर बढ़ता है तरंग, और अप्रगामी जो रुका हुआ रहता है स्टेशनरी वेव के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। प्रगामी और अप्रगामी तरंगों के बारे में भी आपको जानना है। फिर आइए बात करते हैं प्रकाश की, ऑप्टिक्स। ये भी क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है ऑप्टिक्स। और सेकेंड ईयर जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ा लेसन आपको मिलेगा प्रकाश की, जो बोर्ड के हिसाब से 14 मार्क्स मतलब 14 नंबर के पूछे जाते हैं प्रश्न यहाँ से। ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स क्या होता है? तो प्रकाश की एक भौतिकी की शाखा है जो हम लोग अभी भौतिकी पढ़ रहे हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के गुणों के बारे में स्टडी करते हैं, प्रकाश की प्रकृति के बारे में। अभी हम आपको बता रहे थे प्रकाश की, ठीक है। तो प्रकाश की एक भौतिकी की शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों के बारे में स्टडी करना है, प्रकाश के प्रकृति के बारे में पढ़ना है, और जिस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, भौतिकी के जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं हम लोग ऐसे स्टडी, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की। तो प्रकाशिकी में क्या क्या पढ़ना है देखिए। प्रकाश की में हमें पढ़ना है प्रकाश की प्रकृति, फिर परावर्तन पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है, व्यतिकरण पढ़ना है, ध्रुवन पढ़ना है, दर्पण के बारे में पढ़ना है, लेंसों के बारे में पढ़ना है, और प्रकाशिक यंत्रों मतलब कि सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ना है, दूरबीन के बारे में पढ़ना है। सबका स्टडी जो है प्रकाशिकी के अंतर्गत हमें करना है। और प्रकाशिकी को किस फिजिक्स के अंतर्गत रखा गया है? क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आइए अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के, कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो आइए मॉडर्न फिजिक्स कह रहा है कि अति सूक्ष्म कणों, अब यहां आ गया, अब कण क्या आएगा? अति सूक्ष्म आएगा। ठीक है, अति सूक्ष्म कणों, ठीक है, अति सूक्ष्म मतलब आ जाता है इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है, परमाणु आता है, अणु आता है। इस सब की गति के बारे में स्टडी करना है। अच्छा, इनकी गति के बारे में हम आपको बता दें कि प्रकाश की चाल के अप्रॉक्स होता है, समतुल्य होता है। प्रकाश की चाल के समतुल्य होता है, और प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? देखिए एनसीईआरटी कंटेंट हम लोग 1.1 कंप्लीट कर लिए, और अभी हम लोग एनसीईआरटी 1.2 पढ़ रहे हैं, भौतिकी का प्रयोजन। और फिर हम लोग पढ़ेंगे उत्तेजना इसके अंतर्गत, कि आखिर एक्साइटमेंट का विषय क्यों है फिजिक्स। ठीक है, इस चीज की हम लोग चर्चा करेंगे, तब जाकर 1.2 आपको समाप्त हो जाएगा। और आज का वीडियो में 1.1 और 1.2 एक वीडियो में 2 एनसीईआरटी कंटेंट को रखा जाएगा। तो आइए बात करते हैं, इसमें पहला टाइटल है मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आपेक्षिकता, रिलेटिविटी क्या होता है।
रिलेटिविटी मतलब एक दूसरे के रिलेट करके स्टडी करना है कोई भी कंटेंट को। जैसे कि सूक्ष्म कणों का अध्ययन जब उनका वेग प्रकाश के चाल के समतुल्य हो, जब उनका जो वेलोसिटी है, उनका जो वेग है प्रकाश के चाल के जब इक्विवेलेंट हो जाएगा, तब हमें स्टडी करना है, रिलेटिविटी स्टडी करना है, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष करना है, एक दूसरे को मान कर करना है। ठीक है, तो ये आपेक्षिकता आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। फिर बात आती है क्वांटम यांत्रिकी। देखिए, प्रकाश की चर्चा यहां तक करना ही है, लेकिन प्रकाश की चर्चा मॉडर्न फिजिक्स में भी करना है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन आपको करना है। यहां हाइगेंस की भी बात होगी और न्यूटन की भी बात होगी। ठीक है, अब क्वांटम सिद्धांत, तो फोटोन की ऊर्जा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फोटोन की ऊर्जा, जो अभी पहले हमने फोटोन पढ़ा, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसकी ऊर्जा कितनी होती है, तो E बराबर hv होता है। E हो गया आपको फोटोन की ऊर्जा, और H जो है वो होता है प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, और V क्या होता है बताइए, वेग। अच्छा, यहां वेग क्या है, प्रकाश की चाल। C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको इसी के अंतर्गत क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा प्रकाश की द्वैत प्रकृति। ठीक है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति मतलब दो रूप आप देखेंगे यहां से प्रकाश का, तो आप कण के रूप में देख सकते हैं और तरंग के रूप में देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर जब आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें द्रव्य की द्वैत प्रकृति देखेंगे जो डी ब्रॉगली ने बताया। और यहां देखिए, न्यूटन ने प्रकाश पर भी यहां शोध किया कि द्वैत प्रकृति बताया, तरंग और कण मतलब दोनों स्वरूप में बिहेव करते हैं प्रकाश। तरंग स्वरूप में भी बिहेव करेंगे और कण स्वरूप में भी बिहेव करेंगे। ठीक है, अब आइए उसके बाद करते हैं परमाणु भौतिकी। इसके अंतर्गत तीसरा टाइटल है, पहला टाइटल आपेक्षिकता, दूसरा टाइटल क्वांटम यांत्रिकी और तीसरा टाइटल है परमाणु भौतिकी। नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें परमाणु की चर्चा करना है। देखिए, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, परमाणु की संरचना, और फिजिक्स में भी जब आप सेकेंड ईयर एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 पढ़ेंगे तो वहां पर भी मिलेगा परमाणु तथा नाभिक। तो परमाणु की संरचना का अध्ययन करना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में आप पढ़ेंगे, प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और सभी संरचना के लिए विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट ने अपना क्या योगदान दिया, किसका दोष रहा और किसका अभी तक मान्यता प्राप्त है, सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में। आइए फिर बात करते हैं नाभिकीय भौतिकी। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा टाइटल है मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है। तो इसमें परमाणु के नाभिक का अध्ययन करना है। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि परमाणु का एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है, अति सूक्ष्म धनावेशित केंद्र एक होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। तो नाभिक का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। किसने किया, रदरफोर्ड। अच्छा, नाभिक के चारों तरफ जो घूमते रहते हैं खाली क्षेत्र में, वृत्ताकार पथ पे जो घूमते रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो घूमते रह रहे हैं और जिस पथ पर वो घूमते रहते हैं उसे ऑर्बिट कहते हैं। तो आगे चल के ऑर्बिट भी पढ़ेंगे आप, ऑर्बिटल भी पढ़ेंगे, सबसेल भी पढ़ेंगे, मतलब कक्षा, उप कक्षा, कक्षाएं बहुत चर्चा होगी केमिस्ट्री में। मुख्य रूप से न्यूक्लियस के बारे में आपको केमिस्ट्री में ही आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ ये जो है फिजिक्स में शामिल किया गया है मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हमने देखा नाभिकीय भौतिकी मतलब जिसमें नाभिक के बारे में पढ़ना है, परमाणु भौतिकी जिसमें परमाणु के संरचना के बारे में पढ़ना है, मतलब कि आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु किससे बने हैं, मौलिक कणों से मिलकर बने हैं, फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और डाल्टन के अनुसार एटम जो होता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है, मतलब अविभाज्य कण होता है। ये सब सारी बातों को हम लोग रखेंगे आपके सामने। उसके बाद क्वांटम यांत्रिकी हमने जाना और फिर अपेक्षिकता, रिलेटिविटी। तो अब हम लोग जानेंगे उत्तेजना, एक्साइटमेंट क्या है। आखिर फिजिक्स को लोग एक्साइटमेंट का सब्जेक्ट क्यों कहते हैं और फिजिक्स में आप उत्तेजित कब रहिएगा। और मैं एक चीज बता दूं कि किसी भी वर्क यदि आप कर रहे हैं, स्टडी ही कर रहे हैं, फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, मैथ ही पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, जब तक कि आप एक्साइटमेंट नहीं आएगा आपके अंदर तो वो सब्जेक्ट बेहतर ढंग से कंप्लीट नहीं होगा। तो आइए आप देखते हैं उत्तेजना।